नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड पेपर को हम लोग पढ़ रहे थे, यानी आपका अधिगम मनोविज्ञान वाला जो पेपर है दूसरा, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी पेपर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था आपका अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पावलोव के क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करेंगे आज स्किनर के द्वारा बताए गए अधिगम सिद्धांत का। क्लासिकल थ्योरी कल हम लोग का हो गया था, आज हम लोग ऑपरेंट थ्योरी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ऑपरेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहां पहले मुख्य बातों को आप जान लीजिए। पहली बात जो ऑपरेंट थ्योरी से रिलेटेड है वह है इसका जनक। तो ऑपरेंट थ्योरी के जो जनक हैं वो है स्किनर। कौन है? स्किनर। स्किनर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए यह बताया था कि व्यवहार के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, शिक्षा है। या बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, शिक्षा है। या शिक्षा वह है जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक, व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित कब होता है, तो परिवर्तन हमेशा परिणाम के बाद आता है। परिवर्तन हमेशा क्या होता है, परिणाम के बाद आता है। तो ये स्किनर का जो ऑपरेंट थ्योरी है यह रिजल्ट पे डिपेंड है। यहां यह बताता है दो तरह के कार्य होते हैं। कार्य कितने होते हैं? दो तरह के कार्य होते हैं। एक होता है आपका सकारात्मक कार्य और दूसरा होता है आपका क्या, नकारात्मक कार्य। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्या, निगेटिव। अब अगर हम पॉजिटिव, अगर किसी चीज का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो हम उस कार्य को क्या करेंगे, बार बार करेंगे। क्या करेंगे? बार बार करेंगे। ठीक, यह देखा गया है कि जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वह क्रिया क्या होता है, बार बार होता है। लेकिन अगर रिजल्ट क्या हो, निगेटिव, क्या हो, अगर रिजल्ट क्या हो, निगेटिव हो, तो यह प्रक्रिया बार बार न होकर घटती है। मतलब यह जो है आपका 10 से 9, 8, 6, 5 और 4, मतलब ये क्या होता है, यह बढ़ता है। यानी यह 1 से 10 की तरफ जाएगा तो मतलब क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, बार बार कम होगा। जैसे कोई बच्चा है, कोई ऐसा काम कर रहा है और वह जब भी कोई काम वैसा कर रहा है तो टीचर उसको डांट रहा है। क्या कर रहा है, डांट रहा है। तो अगर उसके इस प्रतिक्रिया से या उसके इस प्रक्रिया से शिक्षक उसको डांट रहा है तो उसके उस व्यवहार में कमी आएगी। कमी आएगी कि नहीं? तो वह क्या है, एक तरीके से नकारात्मक रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह क्या है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ स्किनर थ्योरी में, यानी ये जो ऑपरेंट थ्योरी है, इस थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी कार्य रिजल्ट पर कैसे निर्भर होता है और परिणाम के आधार पर हम किसी बच्चे को कैसे सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग कह रहा है, ऑपरेंट थ्योरी का अर्थ है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है या इसे क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने कार्यों यानी ऑपरेंट्स के परिणामों यानी कंक्लूजेस को देखकर सीखता है। व्यक्ति अपने किए गए या व्यक्ति कोई अगर काम कर रहा है तो उस काम से उसको क्या परिणाम मिल रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को देखकर क्या करता है, काम करता है। साथ ही
यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया है कि जिस व्यवहार के बाद पुरस्कार यानी रिवार्ड मिलता है तो वह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। सही है। कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर कोई व्यवहार व्यक्ति ऐसा कर रहा है जिससे उसको क्या मिल रहा है, एक तरीके से रिवार्ड मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति वह क्रिया क्या होता है, बार बार होता। वहीं जिस व्यवहार के बाद दंड यानी पनिशमेंट मिलता है तो वह व्यवहार कम होता जाता है ना? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इसको ट्रायल एंड ईरर से आगे का सिद्धांत माना जाता है। यानी जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है यह ट्रायल और ईरर, ट्रायल का मतलब क्या है, प्रयास और त्रुटि। तो यह जो सिद्धांत है यह प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आगे का सिद्धांत है, क्योंकि यह प्रयास और परिणाम पर आधारित है। इस पे आधारित है, प्रयास और परिणाम पर आधारित है, क्योंकि यहां बताया गया कि जिसमें व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए परिणामों का उपयोग किया जाता है। यहां पे एक बार फिर समझिएगा, इस व्यवहार के बाद पुरस्कार यानी रिवार्ड मिलता है तो वह व्यवहार बार बार होता है। जैसे कल जिस व्यवहार से आपको रिवार्ड मिला है तो आज भी आदमी अपेक्षा करेगा कि आपको भी आज ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपने कल जो व्यवहार किया था उससे क्या मिला था, देखिए कल आपने जो व्यवहार किया था उससे आपको पनिशमेंट मिला था। क्या मिला था, पनिशमेंट मिला था। तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि वह व्यवहार आज कम हो जाए। अगर कल यही व्यवहार आपको उसी व्यवहार से पुरस्कार मिला होता तो आज फिर वह व्यवहार आप करते। ठीक यही स्किनर का क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम है। यह प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से आगे का सिद्धांत है, क्योंकि यह प्रयास और अधिगम को क्या करता है, प्रदर्शित करता। तो यहां पे हम लोग ऑपरेंट थ्योरी की मीनिंग को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिए। अब हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे कि आखिरकार इसको परिभाषित कैसे किया गया है। तो अगले चरण में हम इसके परिभाषा को देखेंगे, इसका परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन सबसे पहले स्किनर का दिया गया है। किसका दिया गया है, स्किनर का। स्किनर कह रहा है लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड बाय इट्स सीक्वेंस। यानी यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यानी लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वह व्यवहार के परिणामों पर क्या होता है, निर्भर होता। यही अगर हिलगार्ड की बात करें एंड ब्रोअर की बात करें तो वो कह रहे हैं ओरिएंट कंडीशनिंग अक्रॉस व्हेन द वैल्यूएटरी बिहेवियर इज द shaped एंड maintained by reinforcement। रिफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रिफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, परिणाम है। रिफोर्समेंट यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, परिणाम को इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर किम्बले की बात करें वो कह रहे हैं लर्निंग इज ए चेंज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू द आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर। यानी यहाँ सभी परिभाषाओं का एक ही सार है, वह यह है मनुष्य उस व्यवहार को सीखता है जिसका परिणाम क्या होता है, सकारात्मक। भाई आप भी उन्हीं चीजों को सीखेंगे ना जिससे आपको क्या हो, फायदा हो, प्रॉफिट हो। नहीं यानी क्या हो, उससे सकारात्मक व्यवहार जिससे क्या हो, परिलक्षित होता है। ठीक, तो यह जो था वह क्या था, आपके ओरिएंट या ऑपरेंट थ्योरी का क्या था, डिफिनेशन था। मीनिंग और डिफिनेशन को हम यहाँ पे आपसे कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो ऑपरेंट थ्योरी है यानी स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अधिगम है, वह इसका महत्व क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पे दो चीजें हम लोग क्या करेंगे, अगले चरण में देखेंगे।
पहला हम लोग देखेंगे इस सिद्धांत का जनक। तो चूंकि शुरू से में ही मैं बताते आ रहा हूं कि इसका जो फाउंडर है वो कौन है, स्कीनर है। और स्कीनर ने क्या किया था, इस सिद्धांत का, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले प्रयोग किया था, और उस प्रयोग हेतु उन्होंने क्या किया था, एक स्कीनर बॉक्स को क्या किया था, बनाया था, एक तरीके से इसको बैलेंस किया था या प्रोड्यूस किया था। अब इन्हें क्या कहा जाता है, बॉक्स का प्रयोग किया गया और आधुनिक व्यवहारवाद को इन्होंने क्या किया था, विकसित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी टेट की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आधुनिक व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक व्यवहारवाद का जनक कौन है, स्कीनर। और इन्होंने क्या किया था, आधुनिक व्यवहारवाद को विकसित किया था। अगर किसी परीक्षा में व्यवहार से संबंधित प्रश्न थे तो आप समझ जाइएगा आपके बीएड और एमएड में कि वह जो है किससे रिलेटेड होगा, स्कीनर से रिलेटेड होगा। अब हम बात करेंगे स्कीनर के प्रयोग के बारे में, यानी स्कीनर एक्सपेरिमेंट की बात करें। तो स्कीनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह किया था आपका किस पे, रैट पे किया था, रैट पे अर्थात चूहा पे। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था किस पे, कुत्ता पे। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ता पे। स्कीनर ने अपना प्रयोग जो पहला किया वह चूहा पे किया, दूसरा प्रयोग इसका कबूतर पे किया। हाँ, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में क्या किया कि स्कीनर ने एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया भाई, बॉक्स बनाया। इसी को कहा जाता है क्या, स्कीनर बॉक्स। इसी बॉक्स को कहा जाता है क्या, स्कीनर बॉक्स। अब स्कीनर ने इस बॉक्स में एक रैट को रख दिया। किसको रख दिया भाई, रैट, यानी एक चूहे को यहां पर इन्होंने रख दिया और यहां पर एक लीवर लगा दिया। लीवर मतलब जैसे इस तरीके का कोई वस्तु जिस पर थोड़ा सा भी भार पड़े तो ये ऐसे क्या हो जाए, दब जाए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक लीवर यहां पे बना दिया। अब कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया कि इस ऐसे रखकर में चूहे के व्यवहार को वो ऑब्जर्व करने, क्या करने लगे, चूहे के व्यवहार को ऑब्जर्व करने लगे। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कुछ देर के बाद जब चूहे को बेचैनी हुआ, भूख लगा, या जब वह इस बॉक्स से बाहर आने के लिए सोचने लगा तो वह क्या करने लगा, इस बॉक्स में इधर उधर दौड़ने लगा। पहले तो वो बॉक्स में पूरा दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। अचानक से दौड़ते दौड़ते एक बार चूहे का पैर इस पे पड़ गया और यह लीवर जो है नीचे की ओर क्या हो गया, दब गया। जैसे ही लीवर दबा, यहां से एक खड़ाक से खिड़की खुली और एक तस्तरी आ गया और इसको यहां से क्या मिल गया, फूड मिल गया, यानी भोजन मिल गया। चूहा बहुत भूख से व्याकुल था, उसने तुरंत भोजन को क्या कर लिया, खा लिया। अब दूसरी बार चूहा को जब ऑब्जर्व किया स्कीनर ने तो उसने देखा कि चूहा को जैसे ही भूख लगता था वह बॉक्स में दौड़ने लगता था। उसे यह लगता था कि दौड़ने से ही खाना आ रहा है। तो जब वो दौड़ा दौड़ा तो दौड़ते वक्त उसने यह देखा कि जब वो इस साइड आ रहा है तो इधर जब कोई अनुक्रिया कर रहा है तभी कुछ ऐसी घटना घट रही है जिससे कि लीवर यानी ट्रे जो है अंदर आ जा रहा है। अब चूहे के दिमाग में यह माइंड या यह अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका जो है या यह समझ उसके अंदर डेवलप हो गया कि अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स के इस साइड ही दौड़ना है, इस साइड हमको क्या करना है, नहीं दौड़ना। अब चूहे को जब भूख लगता था तो इस साइड दौड़ते वक्त यह ध्यान दिया कि ऊपर दौड़ने पर खाना आता है कि नीचे दौड़ने। दौड़ते दौड़ते उसके समझ में एक दिन आखिरकार आ ही गया कि ये जो लीवर है जब यह दबता है तब खाना मिलता। अब क्या हुआ, कई दिनों के इस जो है रखाव के बाद या कई दिन के इस प्रोसेस के बाद या कई दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद स्कीनर ने यह देखा कि जब चूहे को भूख लगती थी वह तुरंत आता था, लीवर को दबा देता था और खाना उसको मिल जाता। तो इस तरीके से स्कीनर ने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया।
एक चूहे को रखा और एक लीवर लगाया गया और लीवर दबने पर खाने की गोली यानी फूड प्लेट्स मिलता था और एक लाइट और इलेक्ट्रिक ग्रिड भी इसमें क्या किया गया, लगाया गया। यानी इस बॉक्स में क्या किया गया, लीवर के अलावा एक लाइट भी लगाया गया और एक इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगाया गया। एक इलेक्ट्रिक ग्रिड का क्या प्रयोग होता था, लाइट का क्या प्रयोग होता था, वह भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। तो अभी तक पहले प्रयोग में यानी पहले चरण के प्रयोग में आपने यह सीखा कि स्किनर के द्वारा चूहे के लीवर को दबाना सीखना। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ कि स्किनर ने क्या किया कि इसमें एक लाइट लगाया था। अब उन्होंने क्या किया, चूहा जब लीवर दबाए तो लीवर दबाने के बाद क्या होता था, लाइट जलता था और लाइट जलता था, उसके बाद क्या होता था, भोजन आता था। एक दिन ऐसा हुआ, कई दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ कि जैसे ही लाइट जलती थी चूहा समझ जाता था कि खाना आ गया ना। तो यह क्या है, चूहा परिणाम से तो ही सीख रहा है। अब एक क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगाया था। इलेक्ट्रिक ग्रिड में क्या था कि जब चूहा दौड़ते हुए लीवर के पास जाता था, लीवर के पास, तीसरा चरण, दो प्रयोग समझ में आ गया। एक तो जिससे जनरल प्रयोग था, दूसरा प्रयोग लाइट वाला था, यानी उन्होंने क्या किया, इसमें एक बल्ब लगाया था और इस बल्ब को जब जलाया जाता था तब आया खाना। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, तीसरे प्रयोग में एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाया। इलेक्ट्रिक ग्रिड का काम यह था कि चूहे को जब भूख लगा और वो लीवर दबाता था तो जैसे ही लीवर सटता था एक इलेक्ट्रिक ग्रिड उसके बदन पर सटता था, उसको जोर का झटका, करंट लगता, क्या लगता था, एकदम जोर का झटका, करंट लगता। अब चूहा बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि इसको दबाने से तो खाना मिलता था, ही क्या हो गया। अब देखिए, जिस चीज को पाने के लिए चूहा, जिस चीज को पाने के लिए चूहा लीवर दबाना सीखा था, अब उसी लीवर को दबाने से उसको क्या हो रहा है, डर लग रहा है। तो अब देखिए, जब भूख लगता था तुरंत खाना के लिए दौड़ता था, लीवर दबाता था, ट्रे आ जाता था, तो ये सकारात्मक रिजल्ट था, तो इसलिए चूहा इसको बार बार करता था। अब स्किनर बड़ा खतरनाक, उसने करंट लगा दिया। जैसे ही चूहा लीवर दबाता था चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, जनाक से चूहा भागता था, चे चे पे पे। उसके बाद चूहा कहता था भूख है मर जा, घंटा न लीवर दवाई। तो यहां पर झटका मिल रहा था, मतलब दंड था, यानी यहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक झटका यानी एक दंड मिल रहा था, उससे उसको क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसने इसको दबाना छोड़ भी दिया। अब देखिए, स्किनर ने उसको दबाना सिखा भी दिया और दबाना भी दिया। कैसे, परिणाम पर दोनों आधारित है ना। तो यही था स्किनर का प्रयोग। अब स्किनर का प्रयोग कहेंगे कि गुरुजी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, काहे को पढ़ रहे हैं। तो अधिगम सिद्धांत, जैसा कि हमने अधिगम को पहले ही परिभाषित किया है कि अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, बट हमारे एजुकेशन सेक्टर में लर्निंग हम उसी को मानते हैं जब हम व्यक्ति को वह कार्य सिखाएं या कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखकर उसको व्यवहार में लाता है तब हम उसको असली अधिगम मानते। अगर आपने कोई चीज सीखा है और उसे आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमको उससे आपके सीखने से मतलब नहीं है, वो हमारे एजुकेशन के सेक्टर में लर्निंग के अंतर्गत। तो इसी लर्निंग को व्यक्ति को कैसे सिखाया जाए, कोई चीज छात्र को कैसे सिखाया जाए, उसी को अब देखिए, आप सोचिए जब जानवरों को यहां लोग सिखा दे रहे हैं, पावलाव ने कुत्ते को सिखा दिया, पावलाव ने कुत्ते को सिखा दिया। छोड़ दीजिएगा कुलदीप, थोड़ा सा जाएंगे गौतम तो थोड़ा उसको वो कर लेंगे, धोल लेंगे। ठीक ठीक, इसी टाइम पहुंचा दिया करिए भैया। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ कि आपको यह बता रहे थे कि जो आपका प्रयोग है वह क्या किया जा रहा है कि अब सोचिए स्किनर क्या कर रहा है, जानवर तक को सिखा दे रहा है। मतलब पावलाव ने कुत्ते को सिखा दिया कब लार निकली कब लार ना निकली, स्किनर ने चूहे को सिखा दिया
तो आप वो आदमी, आपको सिखाना इन चूहे से भी कठिन है, इस कुत्ते से भी कठिन। सरल है, कठिन है कि सरल है? आसान है। हाँ? तो इसीलिए जीवों पर, अब जैसे सर्कस में जो शेर और ट्रेंड किए जाते हैं, आपने मदारी में देखा होगा। है? जब मदारी वाला बंदर या भालू से कहता है नाचो, तो जब वो नहीं नाचता तो देखेंगे वो डंडा या कुछ ऐसे पीटता है, या ऐसे डमरू 2 बार 3 बार बजाएगा, नाचो नाचो, तो वो नाचने लगता है। देखिए, कभी नोटिस किए? आपको लगता है कि भालू उसकी बात को सुन रहा है। हो सकता है भालू को इसी तरीके से सिखाया गया हो कि जब मैं 2 बार बजाऊंगा, तुम नाचोगे तो मैं तुमको खाना दूंगा। तो इसी तरीके से कोई चीज व्यक्ति को क्या किया जाता है? खाया जाता है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि अगले चरण में हमको इसको क्या पढ़ना है। इसमें अब हम प्रयोग की प्रक्रिया तो हमने आपको बता दिया है, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। यहां पर आपका एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में बताया गया कि इधर उधर घूमता रहा, गलती से उसने लीवर दबाया और लीवर दबने पर उसे भोजन मिला। चूहे ने सीखा कि भोजन पाने के लिए लीवर दबाना है, वह बार बार लीवर क्या किया? दबाने लगा। यह रिवार्ड बिहेवियर को क्या किया? हाँ, मतलब का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण था, यानी रिजल्ट था। अब यदि लीवर दबाने पर हल्का झटका यानी पनिशमेंट दिया जाता था, तो चूहा व्यवहार क्या किया? बंद कर दिया। हमने आपको ये प्रयोग पहले ही बता दिया है, यही प्रयोग था ना स्किनर का। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगले चरण में हमको क्या पढ़ना है। तो हम यह देखेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से या क्या क्या था, तो उसमें कौन कौन से वर्ड आए थे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका क्या? रीइंफोर्स। इसको कहा जाता है क्या? प्रबलन। अब प्रबलन जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिस्फोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रिस्फोर्स। कई बार एग्जामिनर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि रिफोर्समेंट क्या होता है, प्रबलन क्या होता है। तो अच्छा काम करने पर पुरस्कार और खराब काम करने पर क्या होना, या असुखद स्थिति को हटाकर सीखना। खराब काम करने पर दंड, अच्छा काम करने पर पुरस्कार। जो प्राप्त होता है वही प्रबलन, जो प्राप्त होता है वही क्या है? प्रबलन है। यानी जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है और जो आराम मिलता है वही प्रबलन। उसी सुख के लिए, कि आनंद के लिए है और उसी संतुष्टि के लिए हम उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते। अगर उसको करने से हमको दंड मिलता, हमारे यहां यही किया गया। लोगों ने देखा कि व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें थी मनुष्य के जीवन में, क्या या प्राणी जगत में, इसमें भाई प्राणी जगत में कुछ ऐसे काम थे जिसमें परम सुख होता। क्या होता था? परम सुख। अब ये बताइए, मुझे बड़ा बहुत बढ़िया सा समझिए, बताइएगा, किसी काम को करने से अगर आपको परम सुख मिल रहा है तो क्या आप बाकी के काम करेंगे? काम को करने से अगर आपको परम सुख मिल रहा है तो आप किसी और काम को करेंगे? करेंगे? आप ही से पूछो कि काम को करने से आपको परम सुख मिल रहा है या संतुष्टि मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो कोई दूसरा काम आप करेंगी? आप तो वही ना काम बार बार करेंगी, क्योंकि आपकी उसी से आवश्यकता पूरी हो रही है, उसी से हमको परमानंद की प्राप्ति हो रही है ना? तो लोगों ने देखा
कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें व्यक्ति को बहुत परमानंद, हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, मैं आपको देखिए बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। कुछ ऐसे काम होते थे जिसको करने के बाद व्यक्ति को परम सुख मिलता था। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति इसी काम में लिप्त हो जाए, हर व्यक्ति इसी काम में लिप्त हो जाए। तो लोगों ने क्या कहा, ये चीज बहुत खराब होता है, इससे पाप पड़ता है, इससे आदमी नरक में जाता है, इससे आदमी पकौड़े की तरह कढ़ैया में तलाता है मरने के बाद। तो आदमी के अंदर इससे क्या होता है, धीरे धीरे टुराव हो जाता है और फिर उसका फोकस अलग अलग कामों पे क्या होता है, चला जाता। इसीलिए मैं कहता था कि कोई जरूरी नहीं कि जो चीज आपको गलत बताया गया हो गलत हो, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका मन वहां से हटाने के लिए आपको बार बार बताया जाता है, हई मत कहनी, हई मत कहनी। हमारे सोचिए यानी कितने मतलब, आप शंकराचार्य को जानते हैं, नाम सुना है आपने, शंकराचार्य का नाम सुना है आपने। शंकराचार्य ने क्या किया कि जो है ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करने के पीछे क्या तर्क था आपको बताएं। ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने का मतलब यह था मनुष्य को भौतिकता की ओर लौटाने के लिए, मनुष्यों को भौतिकवाद या भौतिक सुख की तरफ लौटाने के लिए शंकराचार्य ने ऐसा किया। जब शंकराचार्य परास्त हुए, जब उनसे काम की बातें करने लगी, उनकी पत्नी जो जिससे उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वहां पे जिस ऋषि से उनका शास्त्रार्थ हो रहा था उस ऋषि की पत्नी ने उनसे कहा कि काम सुख के बारे में आप क्या जानते हैं। तो शंकराचार्य ब्रह्मचारी आदमी, उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं था और वहां पे वो क्या हो गए, परास्त। तब उनको यह रियलाइज हुआ कि वास्तव में अगर हर व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा। हर व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी बन जाए, स्त्री ब्रह्मचारी बन जाए, पुरुष ब्रह्मचारी बन जाए, स्त्री सन्यासी हो जाए, पुरुष सन्यासी हो जाए, तो वही तो सभ्यता खत्म हो जाएगा। सभ्यता वही खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को करीब लाया जाता है। इसीलिए आप कभी जब शिवलिंग को देखते हैं तो आप देखेंगे उसके नीचे इस तरीके का एक वो बना और उसके ऊपर क्या होता है, शिवलिंग बना। यह प्रतीक जो है वह क्या है, भौतिकता का प्रतीक, अ सिंबल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यह भौतिकता का क्या है, प्रतीक है। भौतिकता का प्रतीक इसलिए है क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वह फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। जेंडर मतलब समझ रहे हैं ना, ये जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। मेल फीमेल मिलकर ही पूरे सृष्टि का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। इसलिए भौतिकता की तरफ लौटने के लिए शंकराचार्य ने जगह जगह पे क्या किया, शिवलिंग की स्थापना। लेकिन क्या कभी शंकराचार्य के बाद ये चीजें आपको किसी ने समझाया, नहीं। यहां तो बाबा रील बना रहे हैं, गुरु जी के राधे राधे गुरु जी, देखते हैं ना रील, यही चल रहा है। और कोई यह बता रहा है, कोई पत्री पढ़ रहा है देख के। जीवन में देखिए भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, लोगों को आध्यात्मिकता की प्राप्ति कैसे हो, लोगों के अंदर नैतिकता का विकास कैसे हो, यह कोई नहीं बता रहा है। बता क्या रहे हैं, तुम्हारे 3 भाई हैं, तुम्हारी एक पत्नी है, एक पत्नी से तुम्हारी तलाक हो गई है, एक जो है तलाकशुदा पत्नी तुमको परेशान की है, घर में जो है कोई क्रिया किया गया है। ये क्या है, इससे कौन सी संस्कृति संरक्षित हो रही है, इससे कौन से व्यक्ति के आगे मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित हो रहा है, ये कौन सा, इससे कौन सा समाज कल्याण हो रहा है।
मेरी एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी भी है, इससे कौन सा सामाजिक, इससे समाज को क्या मिल रहा है? अपने, देखिए कहा जाता है ना, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वह व्यक्ति करता है जो अपने आप को क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। बुद्ध ने कभी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया, महावीर ने कभी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया, इस तरीके के चमत्कार तो नहीं किए। चमत्कार इसलिए किया जाता है कि लोग हमारा क्या करें? हमारा गुलाम बने। और आजकल के जितने भी बाबा इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, सब आपको क्या कर रहे हैं? एक रूढ़िवादी गुलाम बना रहे हैं, अंधविश्वास का गुलाम बना रहे हैं। जितने बाबा हैं आपका यही कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय, शंकराचार्य ने जो ये चीजें स्थापित की वह क्या था? मनुष्य को भौतिकता की तरफ लौटाने के लिए यह चीजें क्या किया गया था। क्योंकि जब हर कोई सन्यासी बन जाएगा तो भैया सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तब शंकराचार्य ने कहा कि नहीं भैया, गृहस्थ की ओर लौटो। उन्होंने क्या प्रचार किया? गृहस्थ की ओर लौटो, क्योंकि अगर गृहस्थ की ओर लौटोगे तभी इस सृष्टि का क्या होगा? संचालन होगा। समझ गए? इस तरीके से इस ज्योतिर्लिंगों की क्या की गई? स्थापना की गई शंकराचार्य की तरफ से, जिसका मेन उद्देश्य यही था क्या? कि मनुष्य गृहस्थ की ओर लौटे, भौतिकता की तरफ लौटे। भौतिकता क्या, आप क्या समझते हैं? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ नियमों का अच्छे से संचालन करता है, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। यह भी एक तपस्या है, लेकिन हमारे शास्त्रों को, हमारी चीजों को अच्छे से लोगों को बताया ही नहीं जाता। हमारे दिमाग में इतना भर दिया जाता है कि मनुष्य जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है, वो गृहस्थ आश्रम में जो चीजें होती हैं उसको छोड़कर वो घंटी बजाने, इतना दिमाग में आपके भर। गृहस्थ आश्रम में कर्म ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने जो कर्म का सिद्धांत दिया वो किसके लिए दिया? गृहस्थों के लिए दिया। श्रीमद् भगवद गीता गृहस्थों के लिए है। और ज्ञान कौन दे रहा है? सन्यासी। श्रीमद् भगवद गीता पर ज्ञान कौन दे रहा है? सन्यासी। सन्यासी पढ़ रहे हैं उसके। सन्यासियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता है ये नहीं। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, ये सभी ग्रंथ जो है वो गृहस्थों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है। लेकिन यहां पर कोई चीज ना आपको समझाया जाता है न बताया जाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करो, वो गृहस्थों के लिए कहे कि तुम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो तो गृहस्थ के अंतर्गत जो चीजें की जाती है, गृहस्थ में क्या है भाई? आप जो है पारिवारिक जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करिए, जो भी आपकी क्रियाएं हैं उन सारी चीजों को आप पूरा करिए, और उसी को आप करते हुए क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा तो दिमाग में कूड़ा भर देवल जाला कि न तो गृहस्थ रह पावला न पुजारी बन पावला। दो चीजें नहीं हो सकती एक साथ पैरेलल में। या तो आप गृहस्थ हो जाइए या तो आप पुजारी हो जाइए। कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं। ये मैं नहीं कहा, ये कौन कहा? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं। और भगवान कहते हैं लोग, पूजा पाठ करवा तो भगवान मिले। अरे भगवान तो तुमको जन्म से ही मिला है। भगवान तो तुम्हें क्या है? जन्म से ही मिला है। कैसे मिला है? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि ये जो भगवान है, यह क्या है? प्रकृति है। ये तो फ्री में आपको मिला है, हर जगह मिला है। भौ से भूमि मिला ही है, गगन मिला ही है, वायु मिला ही है, और वायु के साथ जो ये आ का मात्रा लगा है, अग्नि,
और इसके साथ नीर यानी पानी। ये तो हर व्यक्ति को बचपन से मिला है, यानी भगवान तो आपको मिले हैं, आप कौन से भगवान को खोज। व्यक्ति के पास भगवान हमेशा है। सिर्फ हमें बड़ा मजा आता है, आज तक कभी कोई समझा नहीं पाया। जो कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम जहां झुकोगे, जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी मनुष्य करता है, जिसके लिए भी करता है, जो कुछ भी करता है, हर जगह मैं ही हूं। तो लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि अरे हाँ कूल हम ही है, बाकी सब बेकार है। क्योंकि कृष्ण वहां अपने आप को क्या कह रहे हैं, अ सिंबल ऑफ नेचर बता रहे हैं। आप प्रकृति में ही झुकोगे ना, अब प्रकृति में ही झुकोगे ना। भगवान यही है, भगवान। भगवान का मतलब यही है, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। यह तो हर व्यक्ति को जन्म से मिला हुआ है और मृत्यु तक रहेगा साथ। और मृत्यु के बाद इसी वायु में आप, वायु जैसे दिखाई नहीं देता वैसे ही आप वायु में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। प्राण वायु कहते हैं ना, शरीर से प्राण वायु प्राण वायु निकलकर इसी वायु में मिल जाता है। मतलब कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति जो निकलता है वह मरने के बाद मुझी में मिल जाता है, प्रकृति में ही मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता आपको ठीक से समझाया ही नहीं जाता है, ना आपको तो बताया जाए, ना कोई ढंग का समझाने वाला है आपको, ना कोई आपको बताने वाला है। ये सब सारी चीजें हैं, इस पे आप बहुत तो को आप जानेंगे। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने ये मैं इतना आपको इसलिए समझाया हूं कि आप अंधविश्वास का गुलाम मत होइए। आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। और आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता गृहस्थों का ग्रंथ है, न कि सन्यासियों का ग्रंथ है। सन्यासियों के लिए ईश्वर ने ध्यान बताया, तप बताया, ध्यान और तप बताया। लेकिन गृहस्थों के लिए लोगों ने क्या बताया, पाठ बताया। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो, मतलब पढ़ो। पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे। रामचरितमानस जो व्यक्ति बचपन से पढ़ रहा है, जो उसको जान रहा है, समझ रहा है, वह एक चीज तो मैं लिख के दे सकता हूं, वह अपने परिवार में परिवार विरोधी तो नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूं, अगर बचपन से उसको यह चीज पढ़ाया जा, सिखाया जाए। यही सारी चीजें हैं, नैतिक मूल्यों के विकास करने हेतु इन सारी ग्रंथों का रचना हुआ, और यह मूल रूप से ग्रंथ गृहस्थ। आगे चलते हैं, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, प्रबलन। प्रबलन हमारा क्या हो गया था, क्लियर हो गया। प्रबलन का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा था, क्या जो प्राप्त है वही क्या है, प्रबलन। जो प्राप्त है वही क्या है, प्रबलन है, यानी सेटिस्फेक्शन। जस्ट लाइक कह सकते हैं, आपका जो सेटिस्फेक्शन है किसी काम को करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वही आपका क्या है, प्रबलन। वह सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं पनिशमेंट की। किसकी बात करते हैं, पनिशमेंट की। पनिशमेंट की अगर बात करें तो यहां पे कहा गया है कि गलत कार्य या गलत व्यवहार को कम करने के पनिशमेंट क्यों दिया जाता है किसी व्यक्ति, इसीलिए दिया जाता है ना कि वह काम वो ना करे। भाई तो से कोई काहे झगड़ा करे, टीचर आपको क्यों डांटेगा, टीचर आपको क्यों मारेगा, क्योंकि आप टीचर के द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं करेंगे। कोई झगड़ा क्यों करेगा, झगड़ा क्यों करेगा भाई, अगर आप उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो करेगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है आपका स्टेपिंग यानी आकृति निर्माण। जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में मॉडल करके सिखाना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, बच्चे को पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाना। यही होता है ना, पहले हम लोग अक्षर सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, क ख ग घ ऐसे सिखाते, फिर कपरा का मतरा का, फिर म काम राम शाम, फिर एक एक शब्द से दो दो तीन तीन शब्द,
खाते हैं और धीरे धीरे वह वाक्य में क्या होता है, तब्दील। आगे चलते हैं, क्या है एजिटेशन यानी लुप्तीकरण। किसी व्यवहार के लिए पुरस्कार बंद कर देने पर वह धीरे धीरे खत्म हो जाए। चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि व्यवहार के लिए पुरस्कार बंद कर दे, अगर आप करेंगे तो क्या होगा, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे है आपका शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट। यह कह रहा है प्रतिफल कब और कैसे दिया जाए यह सीखने की गति को प्रभावित करता है। प्रतिफल मतलब परिणाम कब और कैसे दिया जाए, परिणाम कब और कैसे दिया जाए यह सीखने की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब का पता कि वो तनिए सा सीखले, अब तू ओकर मार तारीफ कर देला, तू आगे का घंटा सीख नहीं। अधिक तारीफ अधिक प्रशंसा उसकी करना है जो संपूर्ण चीजों को सीख लिया और सीखकर उसको अच्छे से करने लगा, तब न बच्चा अभिप्रेरित होगा। यहाँ पे यही बताया गया कि प्रतिफल कब और कैसे दिया जाए यह सीखने की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। कंटिन्यूअस आपका इन्वर्टल रेशियो शेड्यूल, ठीक, इंटरवल रेशियो शेड्यूल। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस मुख्य सिद्धांत के और कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पे आपका दे दिया है सीधे शैक्षिक निहितार्थ, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग प्रबलन, दंड, आकृति निर्माण, लुप्तीकरण और आपका शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, ये 4-5 चीजें आपकी 5 चीजें हैं। तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां से हमारे काम की चीज शुरू होती है। आप कहेंगे कि सर बहुत चूहा बिल्ली कर लिए, क्या हम लोग बीएड चूहा बनने के लिए आए हैं सर में? तो यहां पर लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता, यानी एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। यह सिद्धांत हमें सिखाने में या सीखने में किस प्रकार से मदद करता है, अब हम यह जानेंगे और इसमें हम देखेंगे शिक्षा में निहितार्थ एजुकेशनल इंप्लीकेशन। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेंट थ्योरी का कक्षा में बहुत मजबूत प्रभाव है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है उसका कक्षा में एक महत्वपूर्ण क्या प्रभाव है, के अनुसार सीखने को रिवार्ड सिस्टम और कंफ्यूज को सुधार सकते हैं। यानी रिवार्ड सिस्टम, रिवार्ड को हम क्या कर सकते हैं, उसके बारंबारता को सुधार सकते हैं। बच्चा क्लास में अगर फोकस नहीं कर रहा है, बार बार शरारत कर रहा है, तो हम उसको दंड देकर के व्यवहार में कमी ला सकते। अगर बच्चा क्लास में आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, बढ़ चढ़कर आपसे प्रश्न कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस कार्य को करने के लिए क्या होंगे, बार बार क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे, अर्थात मोटिवेट होंगे। हाँ, सकारात्मक रिवार्ड से कार्य के बारंबारता बढ़ती, नकारात्मक रिवार्ड से कार्य की बारंबारता घटती है, बस इतना ही याद कर लेना। स्किनर के इस ऑपरेंट थ्योरी में खाली एक दो शब्द बता रहे हैं, बस एक शब्द ये है, रिवार्ड पॉजिटिव होगा तो काम बार बार होगा, रिवॉर्ड नेगेटिव होगा तो बार बार काम होने की प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। यही आपका है। अब चलिए पहला देखते हैं कि पहला एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। दे रहा है कक्षा में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना, जैसे कि अच्छे उत्तर पर प्रशंसा, शाबाशी और तालियां। आप बताइए, शाबाशी और ताली ये पॉजिटिव हो सकता है
कि निगेटिव हो सकता है। यह क्या यह पुरस्कार हो सकता है कि दंड ही हो सकता है? मेरे कहने का मतलब शाबाशी और ताली पुरस्कार होगा कि दंड होगा? दंड भी होगा। मैं बताऊं कैसे? परिस्थिति के अनुसार। जैसे किसी क्लास में मान लीजिए क्लास का टाइम 9 बजे है, अब जो बच्चे 9 बजे आ गए उसके लिए ताली बजाया गया, तो ये उनके लिए क्या है? पुरस्कार है। अब कोई क्लास में 10 बजे आ रहा है, करे अरे अरे आइए आइए भाई आ गए, बजाओ ताली, ताली बजाओ, तो वो आपके लिए क्या था? दंड था। समझ में आ गया ना? कभी ये मत समझिएगा। अब देखिए मैं ये क्यों बताया हूं। अभी तक आप क्या समझते थे? अच्छा चीज है, पुरस्कार है। आज मैंने आपको दंड भी बता दिया कि दंड भी है। इससे क्या होता है? हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव, कोई जरूरी नहीं कि जो पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव ही रहेगा, हो सकता है किसी परिस्थिति में वो निगेटिव हो जाए। तो किसी काम पर क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है, साइंस ये कह कहता है कि किसी काम का वातावरण, किसी काम पर वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज जो है 1947 के पहले जो देश की स्थिति थी, जो देश का आर्थिक स्थिति 47 के पहले था, देश का सामाजिक और धार्मिक स्थिति जो 47 के पहले था, आज वो व्यवस्था नहीं है 2012 में। लेकिन हम 47 की चीजों को पढ़ के आज लड़ते हैं। बाबा साहब ने शायद उस समय पढ़ने में बहुत संघर्ष किया, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर था, तो आज भी हम उनसे क्या कहते हैं, छुआछूत ब्राह्मण और हिंदू हमसे करते थे तो हम उनसे नफरत करते हैं। घटना परिस्थिति है कब की, और उस घटना परिस्थिति को आज याद करके हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया उस समय की जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन था वो बीत गया। आज जो कंडीशन है, आज जो सिचुएशन है, आज जो चीजें हैं, आप उसको उसके साथ रहिए ना, उसके साथ चलिए ना। आप भाषण में जाते हैं और लोगों के अंदर दुर्भावना विकसित करने के लिए कहते हैं कि बाबा साहब के साथ इन ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, बाबा साहब के साथ इन राजपूतों ने, मनुवादियों ने बहुत अत्याचार किया। आप कभी यह नहीं बताते कि उसी बाबा साहब को काठवाड़ के जो राजा थे, जो मराठा राजा, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने पैसा देकर, स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया। यह कोई बताता है? यह कोई नहीं बताएगा। वह भी तो हिंदू थे, उन्होंने बाबा साहब को सपोर्ट किया। तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, अगर वह सिचुएशन, वह समय बीत गया, 80-85 साल पहले हुई घटना जो हुई, आप उसको 80-85 साल जो पहले घटना हुई, उस घटना को लेकर आज आप लड़ रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अशिक्षितों की संख्या हमारे यहां बहुत है। अशिक्षित कौन होता है? तो क्या जो कभी स्कूल नहीं गया वह कोई जरूरी नहीं कि अशिक्षित। यहां पर तो पीएचडी करने वाला भी अशिक्षित है। यहां पर पीएचडी कर लिए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, फिर भी अशिक्षित है। आपने पढ़ा होगा कि लादेन के बारे में आपने सुना होगा, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज लड़ा दिया, कई हजार लोग मर गए। तो वह क्या, उससे बड़ा अशिक्षित कौन हो सकता है? अभी देखिए कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर क्या कर रहे हैं, क्राइम में, आतंकवाद में निवृत्त हो जा रहे हैं। तो वो अशिक्षित ही तो हैं। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या
मुझे नहीं लगता कि एक शिक्षित व्यक्ति करे। वह भले डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अब वह निर्दोष व्यक्तियों पर अगर अत्याचार कर रहा है तो वह अशिक्षित ही है। बिल्कुल। तो यहां पे बताया गया क्या कि अच्छे उत्तर पर क्या करें, प्रशंसा और शाबाशी और तालियां दे, जैसे होमवर्क पूरा करने पर स्टार या सर्टिफिकेट। आप देखते हैं कुछ बच्चे जब घर के बढ़िया से होमवर्क करके जाते हैं तो उनको टीचर क्या करता है, ऐसे स्माइल देता है और बच्चा बड़ा खुश होता है, घर आते ही कहता है आज मैडम ने मुझे स्माइल दिया है। घर वाले परेशान, इतने छोटे उम्र में मैडम इसको स्माइल क्यों दे रही है। बच्चा इस रिवार्ड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा चीज है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी अनुशासन बनाए रखना। गलत व्यवहार पर हल्का दंड, यानी क्लासरूम रूल्स को क्या रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ना। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, आपको क्या कर रहा है, एडवांस मैथ पढ़ाने जा रहा है, रेखा गणित, बीजगणित पढ़ाने जा रहा है। अब उसको पढ़ने के लिए आपके पास इंच होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, ठीक है, चांदा होना चाहिए, प्रकाल होना चाहिए। टीचर आपसे बार बार कहता है कि आप उसको लेके आइए, आप लेके आ ही नहीं रहे हैं। जब लेके नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्या, ये क्लासरूम के रूल का अवहेलना कर रहे हैं ना। तो वहां पर क्या है, धीरे धीरे उसको छोटा छोटा दंड देकर क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता। आगे है सीखने की निरंतर प्रगति, यानी कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, प्रत्येक सफलता पर इन्फोर्समेंट देना, कमजोर छात्र को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना। टीचर के लिए सभी छात्र जो होते हैं वह क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। शिक्षक के लिए सभी छात्र क्या है, कमजोर होते हैं। वह सबको कमजोर समझ के ही पढ़ाता है। तो आप जब कभी पढ़ाने जाएं तो यह सोच के जाए कि वो कमजोर ही है, लेकिन केवल कमजोर समझ के ही मत पढ़ाएं। आप यह भी सोच के पढ़ाएं कि कमजोर भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो आपके पढ़ाई का स्तर बेसिक से शुरू होना चाहिए और हार्ड लेवल पर जाके क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, मोटिवेशन बढ़ाना, रिवॉर्ड्स और पैसिस और बगल्स या पॉइंट सिस्टम, यानी स्टूडेंट सीखने क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। अगर आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप अगर यह सारी चीजें उनको आप देंगे तो ऐसे स्थिति में वह क्या होंगे, कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। क्या था आपका शैक्षिक निहितार्थ, यानी यहाँ पे हम लोग कुल 4 शैक्षिक निहितार्थ को पढ़े। आगे हम लोग जो है 4 शैक्षिक निहितार्थ को और पढ़ेंगे। आगे है कमजोर छात्रों के लिए सुधार कार्यक्रम, यानी रेमेडियल टीचिंग इज शेपिंग और रिफोर्समेंट बहुत उपयोगी होता है, जिससे कक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ती है। क्या होता है, कक्षा में उसकी भागीदारी बढ़ती है। स्टूडेंट की भागीदारी टीचिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी काम को प्रभावी यानी इफेक्टिव, प्रभावित तभी बन सकता है जब उसमें क्या हो, ईमानदारी हो, जिम्मेदारी हो और भागीदारी। तो यहां पर टीचिंग को, उस प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए यह चीज बताई गई। अवांछित व्यवहार को कम करना, यानी पनिशमेंट का सही और सीमित प्रयोग, यानी यह क्या कर सकता है, अनडाइवर बिहेवियर्स के जो है एजिटेशन को, तकनीक को क्या कर सकता है, कम कर सकता है इस तकनीक। अब क्या है, जैसे ध्यान न देने पर शिक्षक चुपचाप खड़े रहना को भी अनदेखा करना। कई बार क्या होता है, देखेंगे जब बच्चे इधर उधर बहुत व्यस्त रहते हैं तो टीचर कुछ देर के लिए रुक जाता है। जैसे ही रुकता है सारे बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ हो जाता है ना। आगे चलते हैं, क्या है, शिक्षण यंत्रों का उपयोग, यानी स्किनर ने टीचिंग मशीन का क्या किया था, विचार दिया, यानी टीचिंग एड्स प्रोग्राम्स को भी
प्रमोट किसने किया? तो स्किनर ने किया। यहाँ पे क्या दिया गया? सेल्फ फास्ट लर्निंग और इमीडिएट फीडबैक और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अभिक्रमित अधिगम। ये बहुत मजेदार चीज, इसको क्या कहा जाता है? अभिक्रमित अधिगम जानते हैं क्या होता है? ये छोटे छोटे फ्रेम बनाए जाते हैं, ठीक है, और इस फ्रेम का सीक्वेंस आपके माइंड में ऐसे डेवलप किया जाता है कि जैसे इसको 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 ऐसे सिखाया जाएगा कि इसमें क्या आएगा आप अपने आप जान जाएंगे। कुछ ऐसे गीत गाना और कहावत होते हैं कि हम कहेंगे नहीं, लेकिन आप खुद अब पहले में बोल रहे हैं। कई बार कई ऐसे देखे होंगे कि क्या होता है, आप खुद उसको बोल रहे हैं। वह क्या है? अभिक्रमित अधिगम। ठीक, अब ये क्या है? व्यवहार आधारित मूल्यांकन, यानी टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज को रिफोर्समेंट से जोड़ा जाता है। रिफोर्समेंट का मतलब हमने आपको बताया प्रबलन। रिफोर्समेंट मतलब जो आपको प्राप्त होता है। प्राप्त क्या होगा? रिवार्ड ही मिलेगा ना। तो जो रिवार्ड है वही रिफोर्समेंट। ठीक, तो यहां पे जो क्रिया प्रसूत अधिगम था वह मेरे हिसाब से अच्छे से क्या हो गया? क्लियर हो गया। अच्छे से हमने इसका शैक्षिक निहितार्थ भी आपको समझा दिया। अब यहां पे दिया है शिक्षकों के लिए विशेष सीख, यानी टीचर। तो कक्षा में पुरस्कार व्यवस्था बनानी चाहिए। एक फिल्म आया था कुछ दिन पहले, 12 फेल, देखा था किसी ने? देखा था आप लोगों ने? 12 फेल एक फिल्म आई थी, देखा था आपने? उसमें एक दृष्टि क्लास के जो टीचर है विकास देवकृति सर, वो जब क्लास में देखेंगे ऐसे चेक करने आते हैं बच्चों का, तो पूछते हैं कि भाई मनोज नाम का कौन सा छात्र है जिसने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से लिखा है, और उसके बाद उसको एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट देते हैं चॉकलेट ना। तो वह क्या था? रिवार्ड था ना, वो रिफोर्समेंट ही तो था। कक्षा में पुरस्कार की व्यवस्था बनानी चाहिए, साथ ही सीखने को रोचक और संतुलित बनाना चाहिए। जो सीखना है वह क्या होना चाहिए? रोचक होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, तो बढ़िया होना चाहिए। साथ साथ गलत व्यवहार पर उचित प्रतिक्रिया दे, पूर्व और दंड न दे। ठीक, छात्रों की प्रगति को छोटे छोटे चरणों में मापे, प्रत्येक प्रयास पर सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दे, और अनुकूल कक्षा वातावरण बनाएं, कठिन विषय को शेपिंग तकनीक से सिखाएं और रीफोर्समेंट का समय पर दे, इमीडिएट रीफोर्समेंट। भाई बच्चा अगर अभी उत्तर दिया तो अभी ना कहेंगे वाह वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छा, क्लास के बाहर ले जाके वेरी गुड, ऐसे थोड़ी जाके कहेंगे। उससे बच्चे अभी प्रेरित होंगे? उससे केवल वह अभी प्रेरित होगा। तो वही तो आपका बच्चा नहीं ना है, पूरी क्लास आपकी है, सारे क्लास के बच्चों को भी प्रेरित करना है। ऐसा थोड़ी है कि वह रिफोर्समेंट हमेशा समय पर दे, इमीडिएट रिफोर्समेंट। क्लास में अच्छा व्यवहार कर रहा है तो क्लास में उसको रिवार्ड दो, ये नहीं कि कहो रूम पे आना मेरे, हम तुमको इनाम देंगे, या कान में कहो। है, यह चीज आपको सीखना होगा, और यह किसके लिए है? शिक्षकों के लिए। यानी ऑपरेंट थ्योरी में शिक्षकों के लिए क्या प्रबंध है, क्या प्रावधान है, वह आपको यहाँ क्या किया गया है? बताया गया है। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे बेटा, समझ लेंगे,
आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पावलोव थ्योरी और ऑपरेंट थ्योरी। मैं आपको बता दूं, बीएड क्लास में जो बच्चे बीएड करते हैं उनको ये अधिगम और अधिगम सिद्धांत उनके लिए समझिए कि 104 डिग्री का बुखार होता है, उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हो सकता है सबका अपना समझाने का तरीका है। मैं भी वही चीज बताता हूं, हर टीचर वही बताएगा। खान सर भी बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और हेमंत सर भी बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। लेकिन दोनों के बताने का तरीका अलग अलग हो, वही तरीका ही लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो हो सकता है कि हम जिस तरीके से बताए हैं वह आपको समझ में आ जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ गेस्टाल्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे।